हेलो दोस्तों, ये है हमारा इंडिया और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो है फाइनेंशियल वेलबींग पर। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर तरुण मदान सर। और सर, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है। इससे पहले कि आप कुछ बोलें, मैं भी सब अपने जो श्रोतागण हैं उनको हाई बोलना चाहूँगा। एंड हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। सो थैंक यू मनीष। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में उथल पुथल, इंटरेस्ट रेट्स में नीचे, बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं इन सारी स्कीमों पे, सर, जिनके पास अपनी रोजी रोटी का और कोई जरिया नहीं है या जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। तो वो लोग बड़े चिंतित हैं और इंस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। तो फाइनेंशियल वेलबींग एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है हमारे देश में, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। देखिए, जब तक हर आदमी सुखी नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। तो सर, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा डिस्कशन उसी से रिलेटेड है। वेल, आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे इज फाइनेंशियल वेलबींग फॉर स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स एंड सीनियर सिटीजन एज वेल as those people who want to sustain themselves with small time investments. सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बताया, निर्भर हैं ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और जो अभी प्रेजेंट स्थिति चल रही है कि वेरियस कोविड वेव, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और मुझे लगता नहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जी सर। इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। मार्केट्स गिर रही हैं। मैं मार्केट की बात, मतलब शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। उतार चढ़ाव, उथल पुथल, आज बढ़ गया, घट गया। तो इन सब चीज़ों में आदमी, जो आम आदमी है, वो काफ़ी स्ट्रेन में है, उसका काफ़ी पैसे का नुकसान भी होता है। और बहुत सारे लोग हमारे देश में गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई, पीपीएफ हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। लेकिन इतनी भी जो सब स्कीमें हैं जितनी ये, उनमें कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रेंट है। एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, फिर कई स्कीमों पे जब आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, लॉक इन पीरियड है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट हैं स्कीमों के। नेट रिजल्ट क्या होता है? जितना आप कमा रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट इससे बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, पीपल आर बेसिकली ईटिंग इनटू देयर ओन मनी। मानिए आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, 10 साल बाद वो 1 करोड़ 70 लाख रह जाएगा। जी सर। तो उसकी वैल्यू घट गई। आपने कमाया कुछ नहीं, तो आप अपने आप को सस्टेन कैसे करेंगे? तो पोस्ट टैक्स जो आपको बेसिकली मिल रहा है, दैट इज जस्ट पीनट्स, यू नो। और मैंने कहा ना कि आपका वैल्यू फॉर मनी इज गोइंग डाउन, आपका जो कॉर्पस मनी है वो नीचे आता जा रहा है। तो आम आदमी इसमें गेन नहीं कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं। जब वर्ल्ड इकोनॉमी में उथल पुथल हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? फिर भी बड़ी कोशिश उन्होंने करी है कि चीजें स्थिर रहें। और कई लोग देखिए बहुत सारा बोल देते हैं, साहब हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखिए बाकी देशों की क्या हालत है, श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान देखिए, एटलीस्ट यहाँ आदमी राजी खुटी रोटी तो मिल रही है उसको ना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तकलीफें और कष्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक मुद्दा है, हाँ, कि ये तकलीफ और कष्ट इनको भी दूर किया जाए और हर आदमी सुख समृद्धि के साथ यहाँ इस देश में। बट इन हाउ, आपके कहने का ये मतलब है कि पैसे की वैल्यू घट रही है? हाँ बिल्कुल, कि स्मॉल टाइम इन्वेस्टर है उसके पैसे की वैल्यू बिल्कुल घटती जा रही है, उसको मिल नहीं रहा है। बहरहाल सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Is this the reason that the small time investor is shifting towards mutual funds and share market? बिल्कुल, जब उसको गवर्नमेंट की इन स्कीमों में कुछ नहीं मिलता है तो कहता है थोड़ी सी कमाई और कैसे की जाए। अब वो कमाई के जरिए क्या है? म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, जिसमें उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI बोलते हैं, ज़्यादा मिलता है। और वो ये भी ध्यान में रखता है कि मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या है, मैंने क्या देना है, जो मेरे को रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर मैंने क्या इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है और मेरे को क्या इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट सर, इन अदर वर्ड्स, दिस इज अनदर रिस्क। रिस्क तो बहुत बड़ा है। वही कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन देखिए, मिनिमम जो आदमी ढूंढता है इन सब चीजों में, वो कम से कम 11 या 12% का रिटर्न ढूंढता है। जी सर। तब कहीं जाके वो, मैं कहूँगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा और 7 या 8% कहीं उसका नेट जो तोड़ है वो निकलेगा। हाँ, तो रिस्क तो है ही है इसमें। वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। नो गेन सर, नो गेन। चलिए,
And I want to ask that what is your take on the stock markets? आपका क्या राय है? मनीष जी, मैं पहले बोलना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल विजर्ड नहीं हूँ। मेरी एक सिंपल कॉमन मैन अप्रोच है। मैं भी इस देश का एक आम नागरिक हूँ जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जद्दोजहद करता रहता है। मेरी कोई ऐसी बहुत इंटेंस या डीप नॉलेज नहीं है कि मैंने बस जो महसूस किया है, जो मुझे लगा है कि एक आम आदमी के साथ होना चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछता हूँ कि भाई एक आम आदमी को क्या गेन होगा, तो शेयर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उनका एक स्टैंडर्ड जवाब ये होता है कि साहब जब शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी आप उसको हायर प्राइस या हायर दाम पे बेच सकते हैं, एंड यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स इफ द कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेल। इफ दिस इज द थंब रूल ऑफ शेयर मार्केट, दिस इज द थंब रूल कि आप बेच सकते हैं, ठीक है नहीं। बट फिर इसमें रिस्क भी क्या है, जब शेयरों के प्राइस गिरते हैं तो नुकसान होता ही है। कोई फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर हमेशा जो है लोअर प्राइस पे खरीदता है, तो आप देखिए समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। हो क्या रहा है, ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किसी ने खोया किसी ने पाया। और मेरी जद्दोजहद है कि हर आदमी, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हर आदमी गेन करे, किसी का लॉस क्यों होना चाहिए, ठीक सर, ठीक है नहीं। फिर मेरा एक और होता है मुद्दा कि मानिए अगर मैं शेयर बेच खरीद रहा नहीं हूं शेयर मार्केट में, जो एंड होल्डर है शेयर्स का, उसको क्या मिलता है, द वन हु कंटिन्यूज टू होल्ड ऑन टू दीज शेयर्स, उसका क्या गेन हो रहा है। तो बड़े सारे फाइनेंशियल एडवाइजर बोल देते हैं कि साहब आपको कंपनी जो है, अगर आप शेयर के होल्डर हैं, उनके डिविडेंड मिल जाते हैं साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर में आपको एडिशनल शेयर मिल जाएंगे, और कई बार आपका जो पैसा है वो कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अक्सर मेरे को बताते रहते हैं। बट जो मैं मेन एक मुद्दा यहाँ उठाना चाहता हूँ कि आपको डिविडेंड क्या मिलता है, वो डिविडेंड अमाउंट बहुत स्मॉल है, और वो डिविडेंड अमाउंट आपको क्या मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, कुछ भी हो सकता है फेस वैल्यू। लेकिन अगर आप ओरिजिनल अलॉटी हैं तो भी आपने वो शेयर प्रीमियम पे लिया हुआ है, और अगर आपने मार्केट से वो शेयर खरीदा है तो भी आपने हायर प्राइस देके दिया हुआ है। तो अगर आपको 20 टाइम्स डिविडेंड मिल जाए तो वो बेसिकली पीनट से कुछ बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं आ रहा है, वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपने ऑलरेडी ये शेयर्स चाहे आईपीओ के थ्रू, विच इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर, या शेयर मार्केट से लिए हैं, तो आपने तो प्रीमियम दे के लिए हैं। तो अल्टीमेटली जो एंड यूजर है, जो इनको होल्ड कर रहा है इन शेयर्स को, वो क्या गेन कर रहा है उसमें, आपको क्या। मैंने खुद हल्का फुल्का लगाया, कहीं आपको 100 रुपए आ गए, कहीं 150 रुपए आ गए, इसमें कहीं कुछ भला होता है आपका। सर ऐसा तो यही कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा। आप एक ब्रेड भी आज खरीदने जाते हो तो वो ब्रेड भी 40 रुपए की आती है, तो आप क्या गेन करोगे। मतलब 6-8 महीने आपने प्रीमियम पे अपना प्रीमियम देके अपना शेयर का पैसा पूरा ब्लॉक किया और आपको मिल के आ रहा है। ठीक सर, एक और सवाल मेरे मन में है सर, आप शेयर्स को पसंद या नापसंद मार्केट में पैसा लगाना, उस पर आपकी भी क्या राय है। मैंने कहा ना कि आज की टाइम में एक जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर है, अगर उसने कोई डिसेंट कमाई, मैं कह रहा हूं डिसेंट कमाई अगर करनी है, तो उसके पास स्टॉक मार्केट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है कि नहीं। और वो यही सोचता है कि भाई मैं ये छोटी मोटी जो गवर्नमेंट की एफडीज वगैरह है उसमें ना इन्वेस्ट करूं, तो वो सोचता है कि मैं एक कंपनी का शेयर खरीदूं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरा उसमें कुछ फायदा हो जाएगा। अब क्या होता है, जब कंपनीज को कॉर्पस चाहिए होता है या जो कैपिटल अमाउंट चाहिए होता है, जब ये लॉन्च करती हैं अपनी कंपनी, तो वो हमेशा स्मॉल टाइम इन्वेस्टर, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनके तरफ भी जाते हैं, लेकिन वो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर के पास भी जाते हैं, क्योंकि बैंक लोन्स लेंगे या कहीं से और लोन लेंगे तो वो दीज लोन्स कम एट अ हायर कॉस्ट, नोबडी वांट्स टू पे 12, 13, 14, 15, 16% से क्या कम कोई लोन मिलेगा, डिपेंड्स कि क्या है। तो उस समय मेरी ये धारणा है कि कंपनी जो है स्मॉल टाइम इन्वेस्टर की तरफ देखती है, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है तो कंपनी स्मॉल टाइम इन्वेस्टर को भूल जाती है।
किनारे ठीक है नहीं, जब पैसे चाहिए तो हम आपके पास आए, और जब प्रॉफिट शेयर या कोई सुकून सुख शेयर करने की बात है तब हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं। चलिए सर, एक और सवाल मैं आपसे इसी पे पूछूंगा। इस चीज का कंक्लूजन क्या समझते हैं आप? अब ये सारे जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो आपको बार बार ये बोलते हैं कि भैया जो वर्थ ऑफ गुड परफॉर्मिंग कंपनीज विल ऑलवेज इंक्रीज, और आपका शेयर का प्राइस है वो भी मार्केट में इंक्रीज होता जाएगा। बट मेरी इसके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मेरा हमेशा सवाल वही आता है कि जो एंड यूजर है उसको क्या मिल रहा है। ठीक है नहीं, मैंने कहा जैसे कि आपने शेयर या तो मार्केट से लिए हैं प्रीमियम में या थ्रू आईपीओ लिए हैं, बट मानिए खुदा ना खास्ता अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, द शेयर होल्डर्स आर इन द लास्ट लाइन ऑफ पेमेंट, मतलब सबसे आखिर में है इनकी जो लायबिलिटी, इनकी तरफ जो लायबिलिटी है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर जो एक और सवाल मेरे दिमाग को हमेशा वो करता है पजल, कि जब कंपनी साइजेबल अमाउंट एज डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है, आई मीन कि जब फेस वैल्यू ही हमारे शेयर की इतनी कम है तो आम आदमी का कुछ गेन तो हो नहीं रहा है। और जितनी कंपनियां बेसिकली क्या करती हैं, जो उनकी प्रॉफिट अर्निंग्स हैं वो दिखा देती हैं कि हम अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या हम कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इन सब मुद्दों से क्या होता है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता है टू द शेयर होल्डर वो बहुत कम होता है। और ये सारी कंपनियां करती हैं। हर एक कंपनी जब ज्यादा मुनाफा कमा लिया, साहब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट खोल रहे हैं, हम विदेश में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, हमने यहाँ अपनी ब्रांच खोल ली, यानी कि दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग एट हुज एक्सपेंस? एट द एक्सपेंस ऑफ द शेयर होल्डर, स्मॉल टाइम शेयर होल्डर। लार्ज टाइम जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का सीईओ एमडी है, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है नहीं, दोबारा उस मुद्दे पे आ रहा हूं कि जब पैसा चाहिए तो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर, जब मुनाफा शेयर करना है तो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर को बिल्कुल भूल गया, किनारे कर दिया है। ठीक है कि नहीं? तो ये टैक्टिक्स जो है कंपनी की है कि भाई जो छोटा इन्वेस्टर है उसके साथ शेयर नहीं करना है। इसके साथ साथ मैं कहना ये मुद्दा मैं बताऊंगा, जो कंपनी के सीईओ हैं, एमडी हैं, दे एंजॉय लेविश पर्क्स। उनको कंपनी के खर्चे पर गाड़ी मिली हुई है, बंदा मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, बाकी उनकी वो प्रिविलेजेस हैं, फॉरेन टूर्स हैं, एनुअल वेकेशंस हैं, ये सारी चीजें। तो घूम फिर के वही आता है ना, जो छोटा इन्वेस्टर है उसके पास कुछ नहीं आया, लेकिन जो मेजर इन्वेस्टर हैं वो अपना दे आर हैविंग द बॉल ऑफ अ टाइम। सो ये क्या ये तरीका सही है? मैंने दोबारा आपसे ये पूछा कि जब इन्वेस्टमेंट चाहिए तो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई तो भूल गए वो। तो क्या ये एक्टिविटीज ऑलरेडी कंपनी द्वारा प्री प्लान्ड होती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि जो रिस्क इन्वॉल्व है, आप वो देखिए स्मॉल टाइम इन्वेस्टर की रिस्क क्या है, कि अगर वो कंपनी डूबी तो पैसा उसका डूबा। बिल्कुल ठीक सर। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अधिकतर अपना पैसा इनिशियल इन्वॉल्वमेंट के बाद कंपनी से विड्रॉ कर लेती हैं, तो उनका रिस्क इन्वॉल्व होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। तो वेल सर, ये तो थे आपके कुछ व्यूज। आगे मैं एक और सवाल मेरे मन में जहन में है कि देन व्हाट इज द वे अहेड, आगे रास्ता क्या है? ऐसे तो शेयर होल्डर फंसा रहेगा। देखिए, सबसे एक पहले और मुद्दा ये है कि हर आम नागरिक के मन में सवाल आता है, ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं ये नॉर्मल फ्लक्चुएशंस हैं या कोई टेम्पर्ड फिनोमेना है? आप बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि ये मार्केट अपने आप उतार चढ़ाव, लोग कहते हैं साइकिल्स आती हैं जाती हैं, मैनिपुलेशन, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। अब ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह पाऊंगा मैनिपुलेशन है या, आई प्रे मैनिपुलेशन नाउ, दैट्स व्हाट आई सी। आई टोल्ड यू आई एम नॉट अ फाइनेंशियल विज़ार्ड एंड आई प्रे कि मैनिपुलेशन नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना हो। और मार्केट जैसे जो स्थितियां हैं मैंने आपको बताई, वॉर, फलाना, कोविड, ऑल दैट। लेकिन अगर आप देखें तो एक ज़माना वो हर्षद मेहता का भी था, अगर आपको ध्यान सर, कि लोगों ने खिलवाड़ करने की कितनी कोशिश करी इस मुद्दे से। तो अब आई जस्ट प्रे कि भाई ये नॉर्मल चीज़ हो और कोई इसमें किसी आदमी का हाथ ना हो। तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनाई भी जाती हैं क्या?
बनाई जा सकती हैं, बट नहीं, आई कैन नॉट से विद कन्विक्शन कि ऐसा हो सकता है। हम किसी को एक्यूज नहीं करेंगे ना, शो पे। भाई हमारे को हम तो सुनते हैं, देखिए आधे टाइम हमारे व्यूज किस पे बेस्ड होते हैं, मीडिया पे बेस्ड होते हैं। ठीक सर। हमारा अपना कोई जरिया जानने का, एक आम आदमी का अपना जरिया जानने का व्यूज बहुत कम होता है। उसने अखबार पढ़ ली, सोशल मीडिया है, न्यूज देख ली, टीवी देख लिया, आजकल तो इतने सारे मीन्स हो गए, माध्यम हो गए जानने के लिए। अनलेस कोई आप उसी चीज में बिल्कुल अटके हुए हैं, उसी महकमे में, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यू कैन नेवर नो दीज थिंग्स। सो आई डोंट नो। मैंने कहा ना, मैं एक आम नागरिक हूं। ठीक सर। आजकल तो मैं आम आदमी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आम नागरिक इस्तेमाल करता हूं। ठीक है कि नहीं। अब आपका सवाल था कि वे हेड क्या है। तो देखिए, मेरी एक बहुत विनम्र गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, कौन कौन से, लाइक सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि कुछ नॉर्म्स ले डाउन होने चाहिए एटलीस्ट फॉर द स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स। और ये नॉर्म्स किसके लिए हैं? कंपनीज के लिए। अगर कंपनी का इतना मुनाफा होता है तो रादर देन दे जस्ट डाइवर्टिंग प्रॉफिट्स फॉर देयर ओन एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मैग्निफिकेशन, एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो भी लास्ट शेयर होल्डर है उसके एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो भी शेयर होल्डर है, कि उसको इतना एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ही करेंगी, उसमें गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ठीक सर। देखिए, जब किसी भी देश में फाइनेंशियल समृद्धि होती है तो आदमी का दिमाग गलत तरफ नहीं जाता है। ठीक है कि नहीं? और वो गलत काम नहीं करेगा। और इंडिया एक बड़ी अच्छी कंट्री रही है। आप हमारा अगर देखें, जिन सालों के हम थ्रू आए हैं, हमारी हिस्ट्री पढ़ें, तो मतलब आदमी की अपनी जो मॉरल वैल्यूज बड़ी हाई हुआ करती थी उस जमाने में, तो हमें उसी ओर अग्रसर करना है। इससे क्या होगा, स्मॉल टाइम इन्वेस्टर जो है वो और बढ़ चढ़ के आगे आएगा जब कंपनीज शेयर फ्लोट करेंगी मार्केट में। इससे क्या होगा, बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा। जैसा कि मेरे कोई गुरु थे, उन्होंने बताया कि यार शेयर कौन सा खरीदते हो। मैं कहा मुझे तो मालूम नहीं, क्या आप बताओ क्या एडवाइस है। उन्होंने कहा भैया जो चीज इस्तेमाल करते हो वो तो खरीदो, कम से कम शेयर उसका। अगर बिस्किट खाते हो ब्रिटानिया कंपनी के, तो ब्रिटानिया कंपनी के शेयर खरीदो। बिल्कुल सही सर। रिलायंस का सामान इस्तेमाल करते हो तो रिलायंस के शेयर खरीदो भाई। Why are you not promoting your own company which you use? Or the commodity they consume. What you consume? Yeah. I am not trying to promote these companies. I am just giving an example. Yeah. This is what the common things is. इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जो बेचारा स्मॉल टाइम इन्वेस्टर है, खासकर वो मार्केट में क्या रिस्क है उसको भी झेल रहा है। डिप्स, मार्केट फ्लक्चुएशन, अभी आप देखिए ऊपर नीचे डेली, मतलब 1.5-2 महीने से तो सेंसेक्स जो है ऊपर नीचे हो ही रहा है। इट्स लाइक रोलर कोस्टर, राइट? बिल्कुल रोलर कोस्टर है। अच्छा, फर्दर अगर कंपनीज को और पैसा चाहिए टू ग्रो, डाइवर्सिफाई, तो एंड दे आर गुड परफॉर्मिंग कंपनीज, आपकी इंटेंशन अगर सही है तो आप अपने और शेयर्स फ्लोट करिए। ठीक सर। सेंशन लीजिए, जितनी अथॉरिटीज मैंने बताई है सेंशन लीजिए। बोले हमें यार हमें डाइवर्सिफाई, व्हाई आर यू डाइवर्सिफाइंग एट द कॉस्ट ऑफ द स्मॉल टाइम इन्वेस्टर? सर आपको क्या लगता है, ये सब पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? देखिए ऐसा है, आज की गवर्नमेंट का उद्देश्य भी यही है कि हर सीनियर सिटीजन, पेंशनर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इनकम ग्रुप वाला पीपल सेल्फ सस्टेनेंस मोड में आ जाए, कि गवर्नमेंट के ऊपर भी भार जो है वो कम पड़े। जी सर। अब फॉरेन कंट्रीज में तो लोगों को मिलता है, उनके बुढ़े हो गए, उनको ये मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी सर। अब यहाँ भी गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट कर रही है, किसान हैं, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन अगर आदमी को अपने नॉर्मल तरीके से ये पैसा मिलता रहेगा तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट को सपोर्ट तक करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना भार घट रहा है, और आम आदमी अगर अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, इससे अच्छी बात क्या है? Then the government doesn't need to intervene into any issue, कि किसी को फ्री बिजली दे दी, उसको फ्री राशन दे दिया फलाना। This free वाला business will end, or have to end, will have to end। And आपका जो स्तर है
जो आम आदमी आपके स्तर पे है उसका स्तर भी उठेगा। और गवर्नमेंट ने, अभी जो गवर्नमेंट है या जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए गए हैं इकोनॉमी वाइज। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा किसी की इंटेंशन सबकी अच्छी है, सबके इरादे नेक हैं, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो वेलफेयर ओरिएंटेड डिसीजन हो। अगर आप बैंक के इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज कर, उनके अपने मुद्दे मैं मानता हूँ, दे कांट डू इट, एक आम नागरिक अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकता है और गवर्नमेंट का जो भार है वो भी कम होगा, तो इससे अच्छी परिस्थिति किसी हिंदुस्तानी के लिए या सरकार के लिए भी नहीं हो सकती। ठीक सर। कि आम आदमी अगर अपनी रोजी रोटी कमा ले, और यही गवर्नमेंट का उद्देश्य भी है, कह रहे हैं ना स्टार्टअप्स करो, अपना बिजनेस करो। देखिए गवर्नमेंट की नौकरियां कम है, दो एवरीबडी मे वांट अ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कम है। अगर आम आदमी अपने आप को सेल्फ सस्टेनेंस कर सकता है, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। और आपने ये भी सवाल पूछा कि ये संभव है कि नहीं है। देखिए गवर्नमेंट्स ने काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए हैं, और बोल्ड किसके, जो समाज के हक में है, नागरिकों के हक में है, ठीक सर। खासकर सीनियर सिटीजन्स। यस। देखिए पहले इस देश में सीनियर सिटीजन्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था। एटलीस्ट अब वो परिस्थिति तो है कि यू आर टोल्ड यू आर अ सीनियर सिटीजन नाउ। यस सर। देयर वाज नो such concept existing earlier. So I am sure that in the interest of the people and the community at large, the government will take some decision. मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं ज़रूर इस मुद्दे पे ध्यान दें। विशेष तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कितनी पूरी हो सकती हैं ये कहना मुश्किल है। तो आई एम होपफुल कि ऐसा हो और हमारा समाज तरक्की करे, देश में परिवर्तन लाए और अच्छाई के लिए परिवर्तन लाए, ये मेरी मनोकामना और इच्छा है। तो सर आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ बातें हैं या सच्चाई भी है, या हो सकता है? नहीं, सच्चाई है, क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इफ़ यू विश तो तभी तो चीज़ें होंगी ना। अब किसी ने सोचा कि भाई मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तो किसी ने उस विश को साक्षात किया कि नहीं किया। इसी प्रकार ये मुद्दा है, हम रख रहे हैं, लोगों का ध्यान जाएगा इस तरफ, इसके ऊपर तवज्जो देंगे, बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, कुछ प्रोग्रेस, कुछ प्रगति होगी और हमारा विकास होगा। चलिए सर, टाइम आई थिंक हो गया है कि हमारे व्यूअर्स को अलविदा भी कहें। और ये जो प्रोग्राम है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया, और हमारे साथ आज थे रिस्पेक्टेड तरुण मादान सर, एंड बात कर रहे थे हम कुछ फाइनेंशियल मुद्दों पे। आई होप कि आप सबको भी वो बहुत पसंद आए होंगे, इनके जवाब भी बहुत पसंद आए होंगे, और मिलेंगे किसी और दिन सर के साथ, बिल्कुल किसी और मुद्दे के साथ। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।